नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 50th डे है यानी 50वां दिन है और पार्लियामेंट का 10th यानी 10वां दिन है। और आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे उसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 109, 110, 117, 109 और 1010 जो है इसमें मनी बिल के प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इन आर्टिकल 110। 117 में है स्पेशल प्रोविजन एज टू फिनेंशियल बिल्स, ये ध्यान रखिएगा। तो तीनों जो है थोड़े बहुत सिमिलर हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बहुत ज्यादा। मनी बिल आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। पहली बात तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 110 में दिया है और प्रोसीजर ऑफ मनी बिल जो दिया है वो 109 में दिया है। सवाल सीधा सरल पूछा जाता है आर्टिकल के बारे में। अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल, हम ऐसे कौन से बिल को मनी बिल मानेंगे इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। कौन कौन से मैटर? इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों के कस्टडी को भी मनी बिल के अंदर काउंट किया जाएगा। द पेमेंट ऑफ मनीज इन टू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, कुछ पैसे इसमें डालना, कुछ पैसे इसे निकालना। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया? जैसे हम कुछ पैसे जो हैं वी सेट असाइड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे आपके पास 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 20, 25, 30 रुपये आप किसी और काम के लिए रख देते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और ये जो इसमें होता है अप्रोप्रिएशन जो होता है मनी का हमारे पार्लियामेंट द्वारा, वो क्या होता है? लीगल होता है, मतलब लीगल वे में हम करते हैं, या फिर बजटरी प्रोसेस से जो है हम कुछ मनी जो है एलोकेट कर देते हैं। जैसे बजट में आप देखते हो एक पार्टिकुलर पैसे जो है ये डिफेंस को जाएगा, एक पार्टिकुलर पैसे जो है एजुकेशन को जाएगा, कुछ पैसे जो है हेल्थ को जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। आगे पढ़ेंगे बजट, उसमें अप्रोप्रिएशन बिल भी पढ़ेंगे, वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और क्या सारी चीजें काउंट होंगे मनी बिल में? डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। जैसे हमने देखा था स्पीकर, प्रेसिडेंट वगैरह इन सब की सैलरी जो है चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कभी मान लीजिए हम इसको बढ़ावा सैलरी बढ़ावा कर दे तो बढ़ाने के लिए भी क्या प्रोविजन लाएंगे? मनी बिल लाएंगे। द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट, उसका कस्टडी, उसको कैसे इशू करना, कैसे चार्ज करना, ये सारी चीज उसमें काउंट होता है मनी बिल में। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, मतलब जो भी सारी मैटर्स ऊपर को डील कर रहे हैं, ऊपर जितने प्रोविजंस पढ़े हम सब मनी बिल में काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ ये भी लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यानी कि आर्टिकल 110 में कि हम वो बिल को मनी बिल नहीं मानेंगे बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज। कोई फाइन लगा दे सारी चीजें तो वो काउंट नहीं करेंगे। द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यहां तक तो है मनी बिल। लेकिन जैसे ही कोई लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेज, उसको हम काउंट नहीं करेंगे मनी बिल में। ये ध्यान रखिएगा, तीसरा प्रोविजन। अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां से है। किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसको मनी बिल है या नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन एराइज हो गया पार्लियामेंट के सामने कि ये मनी बिल है या नहीं, एनी क्वेश्चन एराइजेस, बाद में देखेंगे कि इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अभी हम कह रहे हैं सपोज दैट कोई क्वेश्चन एराइज हुआ कि ये पर्टिकुलर बिल जो है एबीसी वो मनी बिल है या नहीं, तो डिसाइड कौन करता है? तो यहाँ पे डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज फाइनल। ओम बिरला साहब करंटली, इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है कि ये पर्टिकुलर बिल जो है मनी बिल है या नहीं। और इनका डिसीजन जो है हम किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी क्वेश्चन, कैन नॉट बी क्वेश्चन। कौन नहीं कर सकता क्वेश्चन? इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, it cannot be questioned even by the president। सीधा सरल बात, मनी बिल है या नहीं है उसमें डिसीजन किसका फाइनल होगा? स्पीकर ओम बिरला साहब का।
और इनके इस फाइनल डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ना ही किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा में, नहीं, नॉट इवन बाय द प्रेसिडेंट। और जब भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा में, तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है कहां पे, ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। तो वाइल ट्रांसमिटिंग दैट बिल टू राज्यसभा और ट्रांसमिटिंग दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंटियल असेंट, स्पीकर जो होते हैं वो एंडोर्स करते हैं, बताते हैं, एंडोर्सेस कि दैट बिल, दैट पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल यानी एमबी। ये ध्यान रखिएगा। मनी बिल के लिए संविधान में बहुत सारे स्पेशल प्रोसीजर हैं। जैसे पहला स्पेशल प्रोसीजर क्या है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि आपको इंट्रोड्यूस करना है मनी बिल, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। जो भी बिल हम इंट्रोड्यूस करेंगे मनी बिल के नाम पे, उस बिल को हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे। अर्थात इसका मतलब हुआ कि दैट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर, मतलब वो पब्लिक बिल होगा। प्राइवेट बिल की तरह मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। स्पेशल प्रोसीजर में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, एंड दैट ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस बिल को हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे या पब्लिक बिल कहेंगे, एंड दैट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लोकसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको ट्रांसमिट किया जाता है कहां, ट्रांसमिटेड टू। वाइल ट्रांसमिटिंग इसको इंडोर्स कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि ये मनी बिल है। राज्यसभा के पास जब मनी बिल पहुंचता है, तो राज्यसभा के पास क्या पावर है, राज्यसभा के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर है। क्या रेस्ट्रिक्टेड पावर है, ऑर्डिनरी बिल में हमने देखा था कि राज्यसभा के पास बिल जाता है तो उसके पास 3 पावर है, या तो वो रिजेक्ट कर दे, या फिर वो कुछ अमेंडमेंट्स कर दे, या फिर पास कर दे, या फिर कुछ काम ना करे। बट यहां पे रेस्ट्रिक्टेड पावर्स क्या है, इट कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल, इट कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल एमबी। हु, राज्यसभा। तो क्या कर सकती है राज्यसभा, राज्यसभा कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन, मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विनती कर सकती है। हमने देखा था 6 मंथ तक जो है ऑर्डिनरी बिल को पेंडिंग रखा जा सकता है, बट क्या ऐसा मनी बिल में कर सकती है राज्यसभा, नहीं कर सकती है। मनी बिल में मैक्सिमम ड्यूरेशन जो राज्यसभा उसको होल्ड कर सकती है, अपने पास रख सकती है, तो दैट इज 14 डेज। तो मनी बिल को 14 दिन के अंदर जो है रिटर्न करना होता है राज्यसभा को लोकसभा के पास वापस, वेदर विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, सपोज दैट राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दे दिया, अब ये लोकसभा के ऊपर है, ईदर टू एक्सेप्ट दैट रिकमेंडेशन और रिजेक्ट दैट रिकमेंडेशन ऑल टुगेदर। पूरी तरह से उसको खारिज भी कर सकती है लोकसभा, इतनी पावर है। अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है उनके रिकमेंडेशन को, तो बिल माना जाएगा, बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, बोथ द हाउसेस इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। मतलब राज्यसभा ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ रिकमेंडेशन किया, जिसको लोकसभा ने मान लिया, तो इसको मॉडिफाइड फॉर्म में कहा जाएगा। इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि रिजेक्ट कर देती है उनके रिकमेंडेशन को, फिर क्या कहा जाएगा, फिर भी बिल पास होगा, लेकिन बिल विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एज वेल इन द फॉर्म ओरिजिनली पास्ड। तो जैसे लोकसभा ने मनी बिल को जैसे ज्यों का त्यों भेजा था, उसी फॉर्म में इसको पास कर दिया गया विदाउट एनी चेंज। ये तो हुआ 14 दिन के अंदर जो है, 14 डेज के अंदर जो है राज्यसभा ने रिकमेंडेशन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, कुछ अमेंडमेंट्स सुधार किए, और लोकसभा मान गई नहीं मानी वो अलग चीज है। लेकिन राज्यसभा जो है 14 दिन तक कुछ नहीं करती है, मतलब इट डज नॉट रिटर्न द बिल, और कोई एक्शन भी नहीं लेती है। तो फिर क्या होगा, तो ये माना जाएगा 14 दिन तक अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती है, तो बिल हैज बीन पास्ड, बिल को पास माना जाएगा, बिल पास्ड
किस फॉर्म में? ओरिजिनरी फॉर्म में, जैसे लोकसभा से गई थी। तो लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा विथ रिगार्ड टू मनी बिल, जबकि ऑर्डिनरी बिल में हमने देखा था दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर है। वो अलग बात है कि जब डेडलॉक हो जाएगा तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, बट मनी बिल में ऐसा प्रोविजन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, मनी बिल जो है पास हो गया लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसके बाद पहुंचती है कहाँ? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास भी यहाँ पे एक पावर नहीं है जो ऑर्डिनरी बिल में था। प्रेसिडेंट ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, मे गिव असेंट, तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट मे विथहोल्ड हिज असेंट, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल फॉर रिकंसिडर, कैन नॉट, ध्यान रखिए, रिटर्न मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लेकिन नॉर्मल टर्म्स में प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे देते हैं, क्योंकि हमने देखा था मनी बिल को इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जाहिर सी बात है आपके रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया है तो एसेंट नॉर्मल दे सकते हैं, बट इन केस अगर ऐसा हो तो ही मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, उस बिल पे विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट जो है कौन? प्रेसिडेंट। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डिनरी बिल जिसको देखा था हमने आर्टिकल 107 में, 107 में, और मनी बिल जिसको हम देख रहे हैं 109 और 110 में, डिफाइन किया गया 110 में और प्रोसीजर 109 में। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, ऑर्डिनरी बिल, जबकि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, जबकि मनी बिल को ना ही अमेंड कर सकती है ना ही रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, और यहां भी इसको लिमिटेड पावर है। क्या लिमिटेड पावर है? जैसे ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा जो है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए डिटेन कर सकती है, जहां मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा डिटेन कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल में कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। सपोज दैट कोई बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता है कि बिल जो है ये ऑर्डिनरी बिल है पर्टिकुलर। लेकिन जब मनी बिल की बात हो तो जिसको हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे और राज्यसभा में जब जाती है तो ट्रांसमिशन के टाइम पे सर्टिफिकेशन किसका जरूरत होता है? स्पीकर का, कि ये पर्टिकुलर बिल जो है मनी बिल है, और इनका डिसीजन जो होता है स्पीकर का क्या होता है? फाइनल होता है, और जिसको हम कहीं भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना कोर्ट ऑफ लॉ, ना पार्लियामेंट के किसी हाउस में, ना ही प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बिल जो है प्रेसिडेंटियल एसेंट के लिए तब जाती है जब दोनों हाउसेस से पास हो चुकी हो, लेकिन मनी बिल जो है प्रेसिडेंट एसेंट के लिए तब भी जा सकती है जब इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ने अप्रूव कर दिया है। सपोज दैट ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक हुआ है, पहले भी इतिहास में हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल और आपको टेररिज्म बिल 2002 में, तो डेडलॉक हो जाए तो इन दोनों डिसएग्रीमेंट को, डेडलॉक को खत्म करने के लिए दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, टू रिजॉल्व द डेडलॉक। क्या ऐसा सिचुएशन मनी बिल में राइज हो? तो चांस ही नहीं है, क्योंकि 14 दिन का रेस्ट्रिक्टिव पावर है राज्यसभा के पास, और रिजेक्शन, अमेंड, ये सारी चीजें पावर है ही नहीं, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है। तो इस वजह से हम मनी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग कभी नहीं बुला सकते, ये ध्यान रखिएगा। किसी कारणवश अगर ऑर्डिनरी बिल का डिफीट हो जाए लोकसभा में तो इट मे लीड टू रेजिग्नेशन इफ इट इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। लेकिन कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस किया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन मनी बिल अगर डिफीट हो जाए लोकसभा में तो दैट विल लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि फिर आपको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा हाउस में। जब कोई ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंटियल एसेंट के लिए पहुंचती है, आर्टिकल 111, जहां पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, अनुमति देते हैं, तो उनके पास क्या पावर है? इट कैन बी रिजेक्टेड, यानी कंप्लीट रिजेक्शन, अप्रूव, मे गिव हिज एसेंट, और रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन मनी बिल में प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रोविजन जो थे आपके मनी बिल से रिलेटेड थे। अब जो है आर्टिकल 117, दैट इज फाइनेंशियल बिल। अब जो हमारा फाइनेंशियल बिल है उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं। क्या प्रोसीजर्स हैं? अ बिल दैट कंटेन्स अ बोरोइंग क्लॉज बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विथ बोरोइंग, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, तो इन टू रिस्पेक्ट फाइनेंशियल बिल 1 उसकी बात करेंगे पहले, इज सिमिलर टू ए मनी बिल। कौन से दो रिस्पेक्ट में?
तो फाइनेंशियल बिल 1 को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। दूसरा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट दो रिस्पेक्ट में सिमिलर है मनी बिल से। फाइनेंशियल बिल 1 को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एट दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो बाकी अदर रिस्पेक्ट में, इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल बिल 1 इज गवर्न्ड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। यानी कि राज्यसभा जो है फाइनेंशियल बिल 1 पहुंचती है, इट कैन रिजेक्ट, इट कैन अमेंड, जो कि मनी बिल में नहीं कर पा रही थी। सपोज दैट इन केस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों हाउसेस में, तो क्या यहां पे फाइनेंशियल बिल 1 के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है? यस, द प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108। फाइनेंशियल बिल अगर पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास, मनी बिल में देखा हमने, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, he may withhold his assent to the bill, but he cannot return the bill for reconsideration. But financial bill में क्या होगा? He may give his assent to, may withhold, he may return the financial bill 1 FB1 for reconsideration. तो सिर्फ और सिर्फ दो प्रोविजन जो है सेम है, दैट इज फाइनेंशियल बिल 1 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड दैट टू कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी सारे मैटर्स में ये ऑर्डिनरी बिल की तरह फंक्शन करता है। अब है फाइनेंशियल बिल 2। FB2 कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वो तो मनी बिल में भी था, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110। जो भी 110 में मेंशन है वो काउंट नहीं होगा फाइनेंशियल बिल 2 में, जो मेंशन नहीं है वो काउंट होगा फाइनेंशियल बिल 2 में। और यहां पे सबसे खास बात है फाइनेंशियल बिल 2 में, इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल इन ऑल इट रिस्पेक्ट्स। जैसे दो छूट मिला हुआ था FB1 को, बट यहां पे इसको नहीं मिला है। इसका ये मतलब हुआ कि इसको सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से हम पास करेंगे, दैट इज एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। अर्थात इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होगा, राज्यसभा रिजेक्ट करे, अमेंड करे सारी चीजें, तो वो सब कुछ सिमिलर हो जाएगा। ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। फाइनेंशियल बिल 2 में एक स्पेशल फीचर है। ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट unless the president has recommended to that house the consideration of bill. फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में देखा हमने कि प्रेसिडेंटियल रिकमेंडेशन जो है PR जरूरी कब है? ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल हमने देखा था ये कौन से रीडिंग में होता है? फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। सेकेंड जो होता था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था, जहां पे कंसिडरेशन किया जाता था, डिस्कशन किया जाता था बिल का। तो स्पेशल फीचर इसमें यह कहा जा रहा है फाइनेंशियल बिल 2 में कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, बट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की जरूरत कब है? ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ द बिल। यानी कि सेकेंड स्टेज में while considering the financial bill 2 the recommendation of president is necessary। बाकी अन्य सारी चीजों में जो है ये सिमिलर है। यानी कि फाइनेंशियल बिल को किसी भी हाउस में अगर पहुंच रही है तो वो उसको रिजेक्ट कर सकती है, वो उसको अमेंड कर सकती है, और अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है दोनों हाउसेस में तो प्रेसिडेंट फिर से एक्टिव होंगे और प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 108 को यूज करना होगा, तो क्या बुला सकते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। और फाइनेंशियल बिल जब आपके पास पहुंचती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, तो सेम प्रोसीजर। फाइनेंशियल बिल 2 अगर पहुंचती है, मे गिव हिज असेंट टू द बिल, विथहोल्ड हिज असेंट, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ये सारे पावर प्रेसिडेंट को फिर से मिल जाएंगे। नोट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपके सारे डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। A money bill is defined in which article of the Constitution of India? तो डेफिनेशन किस में है? 110 में है। 109 में क्या है? प्रोसीजर फॉर मनी बिल। 111 में क्या है? प्रेसिडेंटियल एसेंट। और 112 में देखेंगे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट। अ बिल विच मेयरली इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 कैन बी। तो यहां पे बात हो रही है फाइनेंशियल बिल 2। इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? नो, इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
पूछा है रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल में 110 में हमने देखा था, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है अ मनी बिल हैज अ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी सही है, दोनों की कस्टडी थी, हमने देखा था। अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, अप्रोप्रिएशन जो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं जनरल सेक्रेटरी, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वो उनके बिहाफ पे इससे पैसे निकालना होगा। आगे देखेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी कि यही सही है। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी, ये सारी चीजें मनी बिल में काउंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजंस ऑफ मनी बिल। प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेस, ये तो होता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग बोरिंग, ये भी होता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, यहाँ पे कस्टडी की बात हो रही है, कस्टडी दोनों की होती है तो उसको मनी बिल में काउंट करते हैं। लेकिन अगर कंटिजेंसी फंड का अप्रोप्रिएशन की बात हो तो वो मनी बिल में काउंट नहीं करेंगे, उसमें से पैसे निकालने वगैरह जो है वो प्रेसिडेंटियल कंट्रोल पे होता है। प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन और पेनाल्टीज, ये देखा था हमने, ये मनी बिल में काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी हमने डेफिनेशन में ही देखा था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज नॉट करेक्ट। अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो यही गलत है वैसे। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द फाइनल ऑथोरिटी टू डिसाइड वेदर मनी बिल और नॉट, ये सही स्टेटमेंट है। द राज्यसभा मस्ट रिटर्न ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड सेंट इट फॉर कंसिडरेशन विद इन 14 days। हाँ जी, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी सही है। तो पूछा आपसे नॉट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। स्पीकर, और इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, और इसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ना ही ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा या राज्यसभा में भी, नॉट इवन प्रेसिडेंट कैन क्वेश्चन इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, तो मनी बिल। बाकी सारे के सारे बिल्स जो है दोनों हाउसेस में हो सकते हैं। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days ओनली। A money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by Rajya Sabha within 14 days. Which one of the following statement is correct? A money bill is introduced in Rajya Sabha? No, only Lok Sabha. A money bill can be introduced in either of the two houses of parliament? No, only Lok Sabha. A money bill cannot be introduced in the Lok Sabha? It can be introduced only in Lok Sabha. A money bill is introduced in the Lok Sabha. So D statement is correct. Which of the following procedures will enable the adoption of a money bill that was once passed by the Lok Sabha but was amended by the Rajya Sabha? Suppose that money bill जो है लोकसभा से राज्यसभा पहुंचती है, क्वेश्चन ये कह रहा है, और राज्यसभा उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दी है। It will go to the president? नहीं, the Lok Sabha will have to pass it with 2/3 majority of the members sitting and voting, ऐसा कुछ है नहीं। A joint session of the two houses will be called? No. It will be deemed to have been passed if the Lok Sabha passes it again either by accepting or rejecting the amendment. Consider the following statement. Recommendation of the Rajya Sabha after a money bill is passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from the receipt of a recommendation and then get them incorporated in the bill. क्या राज्यसभा लोकसभा एक्सेप्ट करेगी? नो। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ बी ओनली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्लियामेंट का, उसको हम आज यही एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।